गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी है आपकी, ठीक है, वो होती रहेगी क्योंकि वो आपकी है। तो आप चाहोगे तब करोगे, चाहोगे जैसे करोगे, है ना। हाँ, तो देखो आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन है पेपर के अंदर, इसके अंदर देखो सर्वाधिक अंकुरण प्रतिशतता किस फसल में पाई जाती है। सर्वाधिक अंकुरण प्रतिशतता मतलब इसके अंदर देखो, आप लोग इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि इसके ऑप्शनों के आधार पर देखना है आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा नहीं गया कि अनाजों में सबसे ज्यादा होती है या पूरी फसलों में ज्यादा होती है किसी की, ठीक है, तो इसमें ऐसे नहीं पूछा गया है, ठीक है। जैसे गेहूं, मक्का, गन्ना और आलू, ठीक है, तो आलू के अंदर कोई मतलब नहीं है, गन्ना है, गन्ने में कोई मतलब नहीं है, गेहूं और मक्का बच रही है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा किस में होती है, मक्के में होती है। अरे बताओ किस में होती है, मक्के में, और 98% होती है, कितनी होती है, 98% अंकुरण प्रतिशतता पाई जाती है, किसके अंदर है, मक्के के अंदर। अरे बताओ किसके अंदर है, मक्के में, ठीक है। इसके बाद में देखो वास्तविक उपयोगिता मान निर्भर करता है, देखो वास्तविक उपयोगिता मान रियल वैल्यू निकालते हैं ना किसी भी चीज की, तो उसके लिए हमें उसकी वैल्यू है, तो वो वैल्यू कैसे निकालोगे आप, उसकी जो चीजें हैं उनको देखकर ही निकालोगे ना। तो यहाँ पर बीज की वास्तविक उपयोगिता मान किसके ऊपर निर्भर करता है, देखो आनुवांशिक शुद्धता पर निर्भर करता है क्या, नहीं करता। अंकुरण प्रतिशतता और भौतिक शुद्धता और वैवस्य, ठीक है। देखो आपका यहां पर आनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता और क्या है इसका, अंकुरण प्रतिशत। तो यहां पर आपका भौतिक शुद्धता और अंकुरण प्रतिशतता पर क्या करता है, वास्तविक उपयोगिता मान रियल वैल्यू निर्भर करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, द ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो द्वितीयक पोषक तत्व निम्न में से नहीं है, द्वितीयक पोषक तत्व बताओ क्या है, यहाँ पर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है और कॉपर है। देखो यहाँ पर क्या है, पोषक तत्वों का वर्गीकरण किया था हमने, अरे किया था क्या, तो इसमें वर्धमात्रिक और सूक्ष्म, ठीक है। वर्धमात्रिक को कितने भागों में, 2 में, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। प्राथमिक में कौन सा था, NPK, ठीक है, और आपका एक कौन सा था, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसमें क्या पूछ रहा है, द्वितीयक पोषक तत्व निम्न में से नहीं है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर तो ऑप्शन में हट जाएगा, और कौन सा है आगे चौथा ऑप्शन, तो Cu कॉपर इसके अंदर क्या होगा, नहीं होगा। इसके बाद में देखो आगे, निम्न में से कौन सा तत्व कोशिका भित्ति की रचना के लिए आवश्यक होता है, यह तत्व कोशिका में कोशिका विभाजन के समय प्लेट निर्माण का कार्य भी करता है। देखो इसमें पूरी विशेषता दे दी गई है कि कैल्शियम की विशेषता दी गई है, कैल्शियम प्लेट का निर्माण होता है ना, जमाव होता है, ठीक है। तो इसके अंदर डी ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। फिर इसके बाद में देखो किस पोषक तत्व की कमी के कारण भूखा रोग उत्पन्न होता है, पौधों के अंदर भूखा रोग। अब आपको पढ़ाया था आपको, तो बताओ कौन सा पोषक तत्व है जिसके कारण भूखा रोग उत्पन्न होता है, मतलब पौधा ऐसे आप कितना ही पानी पिला दो फिर भी ऐसे लगेगा कि भूखा है पौधा, तो कौन सा, के बोले तो कैल्शियम, के बोले तो कैल्शियम आएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो टिप हुकिंग रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, टिप हुकिंग, अरे पत्तियां क्या हो जाती है, इसकी जो शीर्ष भाग होते हैं ना वो हुक के समान से कन्वर्ट हो जाते हैं, पत्तियां ग्रोथ नहीं कर पाती है, तो टिप हुकिंग बताओ किसके कारण, Mg, कैल्शियम, Fe और Mn। अरे बताओ किसके कारण रे, अरे रुको Mn क्या है, खड़ा हो अभिषेक, खड़ा हो, हाँ बता क्या आएगा इसका आंसर, अब यही पता नहीं है तेरे को, क्लास चल रही है, क्लास के अंदर यही नहीं पता है तेरे को,
हाँ ऐसे ही करके आया हमने तो। नहीं, तू तो करके आया पर एफ ही। वही बताऊं तो मैं कर रही जो अच्छा अच्छा, सही गया और खड़ा और एम जी आएगा, खड़ा और करके नहीं है। तनु कोई नहीं करके आया। इधर एम एन करके आयो, एम एन करके आयो। वाह क्या बात है। तो कहाँ से सीखे हैं आप लोग? हाँ बैठ जाओ। तो देखो इसका बी आएगा। उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश लागू हुआ और 1985 में, ठीक है, ए ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। आगे देखो, किसान के पास 545 किलोग्राम यूरिया है। अब देखो इसमें किसकी मात्रा पूछी गई है? अरे किसकी मात्रा पूछी गई है बताओ? नाइट्रोजन की। अब देखो एक तो होता है कि आपसे क्या पूछा जाए डायरेक्ट, क्या पूछा जाए, एक तो अरे इधर देख लो एक बार, एक तो आपसे नाइट्रोजन की मात्रा निकाली जाए, ठीक है, और एक होता है कि यूरिया दे दिया जाए और आपको क्या पूछा जाए इसमें? नाइट्रोजन की मात्रा। तो इसने दिया है किसान के पास 545 किलोग्राम क्या है? यूरिया है। अब इसमें नाइट्रोजन प्रतिशत निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते कि कितने किलोग्राम नाइट्रोजन है, ठीक है। आपको पता है यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है बताओ? 46% होता है, ठीक है। अब किसी भी संख्या का हम 46% या कोई भी प्रतिशत निकालते हैं तो क्या लिखा होता है? आपने देखा होगा छोटी क्लास में, आपने पढ़ा होगा 45 का 45%, 45 का 45%। तो का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो यहाँ पर 545 इंटू 46 बटा 100। अब 100 क्यों लगाया है इसमें? प्रतिशत लगा हुआ है ना इसमें, इसलिए इसको हटाने के लिए 100 से भाग दे दिया इसके अंदर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर 109 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 पंजे 100, और इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया? 23, और यहाँ पर कितना आ गया? 10। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? अरे बताओ। 2507, और यहाँ पर इसे 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 250.7 किलोग्राम नाइट्रोजन होगी इसके अंदर। कितनी नाइट्रोजन होगी? 250.7 किलोग्राम नाइट्रोजन होगी। तो ऑप्शन देखो यहाँ पर 250 किलोग्राम, 5000 किलोग्राम, और स है 1184 किलोग्राम, और द है 945 किलोग्राम। इसमें ऑप्शन सारे डाले गए थे आपके लिए। ऑप्शन देखो इसके अंदर, यदि आप 545 किलोग्राम नाइट्रोजन निकालते इसके अंदर पर हेक्टेयर की दर से, तो भी आपका 1184 किलोग्राम आता है इसके अंदर, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, तो आपने क्या किया? ऑप्शन, मैंने दाने फेंके, आप फंस गए? अरे फंसे नहीं फंसे? कौन कौन करके आया इसका सही आंसर? अरे वाह क्या बात है, इतने सारे। अमोनियम सल्फेट का तुल्यांक की अम्लता होती है, अरे बताओ कितनी होगी रे? फिर बोलते क्यों नहीं हो? बोलने में जोरत है, ठीक है। तो यहाँ पर अमोनियम सल्फेट का तुल्यांक की अम्लता, तो यहाँ पर कितनी होगी? 110, ठीक है। सारी तुल्यांक और अम्लीय तुल्यांक लिखाया था ना, तो उसके अंदर आपका हो जाएगा सल्फेट ऑफ पोटास में पोटास की मात्रा, सल्फेट ऑफ पोटास में पोटास की मात्रा कितनी होगी? 48%, ठीक है। तो आपका द ऑप्शन हो जाएगा। नाइट्रिफिकेशन क्रिया में प्रयुक्त जीवाणु व से दोनों, देखो यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन की क्रिया होती है ना, नाइट्रिफिकेशन की क्रिया, जिसमें क्या होता है? अरे बताओ क्या होता है? अमोनिया टूटता है या फिर NH4 प्लस टूटता है। वाह क्या बात है, ठीक है। तो NH4 प्लस, ठीक है, मतलब अमोनिया होता है, और अमोनिया क्या होता है? यहाँ पर टूटकर क्या हो जाता है? किस में बदल जाता है? नाइट्रेट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? नाइट्रेट, NO3 माइनस,
किस में बदल जाता है? नाइट्रेट में बदल जाता है। तो इसको बदलने वाले जीवाणु होते हैं, उनका नाम पूछा गया है इसके अंदर। तो नाइट्रोसोमानास और नाइट्रोबैक्टर, ये दोनों जीवाणु मिलकर क्या करते हैं? इसको नाइट्रिफिकेशन की क्रिया को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो आपका आएगा, एक किसान सिंचाई जल के साथ यूरिया देना चाहता है, तो इच्छुक है, सॉरी, देना चाहता है, देने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन तो मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो कैमिगेशन, कैमिगेशन किसे कहते हैं बताओ? कैमिगेशन, यदि हम सिंचाई जल के साथ केमिकल का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? यूरिया बनता किससे है? बाद में देखेंगे यूरिया बनने की प्रोसेस। ठीक है, पहले हम देखते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर यदि, सॉरी, अरे ऐ आवाज नहीं, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देंगे तो ये क्या कहलाएगा? फर्टिगेशन। और यदि हम सिंचाई जल के साथ रसायन देते हैं, रसायन जैसे मान लो आपकी खाद, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, खरपतवार नाशी हो गई, हार्मोन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा कीटनाशी हो गई, कवकनाशी हो गई, इनका प्रयोग करते हैं तो ये क्या कहलाता है? केमिगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? केमिगेशन। अरे बताओ क्या कहलाता है? केमिगेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक है फर्टिगेशन, एक है केमिगेशन और एक है टॉप ड्रेसिंग। सॉरी, टॉप ड्रेसिंग है क्या? टॉप ड्रेसिंग, टॉप ड्रेसिंग किसे कहते हैं बताओ? तीसरा ऑप्शन है टॉप ड्रेसिंग। खड़ी फसल में उर्वरक देने की क्रिया को टॉप ड्रेसिंग कहते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन है, क्या है? संस्थापक, संस्थापन। ठीक है, संस्थापन बोले तो प्लेसमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब यदि हमें क्या करना है? उर्वरक देना है, तो यदि पौधे की जड़ क्षेत्र में स्थानांतरण करने की जो विधियां होती है ना, मतलब उर्वरक स्थानांतरित करने की विधियां होती है, उसे क्या कहते हैं? संस्थापन या प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? फर्टिगेशन वाला, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? क्या आएगा? केमिगेशन। बताया ना मैंने, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना फर्टिगेशन, और सिंचाई जल के साथ रसायन देना केमिगेशन, और टॉप ड्रेसिंग, खड़ी फसल में उर्वरक देना की क्रिया को क्या कहते हैं? और संस्थापन क्या होता है? प्लेसमेंट। बता दिया ना, तीनों चारों अलग अलग। ठीक है, इसके बाद में देखो आपका, एक बार खेत में खाद का प्रयोग कितने वर्षों तक मृदा में प्रभाव बना रहता है? मतलब हम एक बार खेत में प्रयोग कर देना खाद का, खाद जानते हो ना, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट हो गया, आपकी गोबर की खाद हो गई, इनको सड़ाने गलाने के बाद में इसका प्रयोग कर देते हैं। एक बार हरी खाद हो गई, इसका प्रयोग कर देते हैं, तो कितने समय तक इसका प्रभाव मृदा में बना रहता है? तो लगभग 2 से 3 वर्षों तक ये प्रभाव इसका बना रहता है। तो ऑप्शन देखो यहाँ पर, ऑप्शन देखो रे, 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 4 से 5 वर्ष और 75 वर्ष से अधिक। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? 2 से 3 वर्ष। फिर इसके बाद में खाद शब्द कौन सी भाषा से बना है? देखो खाद है ना, कौन सी भाषा से बना है? संस्कृत भाषा से बना है। कौन सी भाषा से बताओ? संस्कृत भाषा से। खाद शब्द संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से बना है। और खाद्य शब्द का अर्थ होता है क्या? भोजन। और भोजन किसका? भोजन किसका? पौधों का। ठीक है, तो इस प्रकार से खाद्य शब्द से बना है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कंपोस्ट का प्रयोग बुआई के कितने दिन पूर्व किया जाता है? बताया था आप लोगों को कि कितने, 1 माह पूर्व, 1 माह बाद, 3 से 4 सप्ताह, वैसे दोनों। तो 3 से 4 सप्ताह भी एक ही बात है, 1 महीना हो गया। और यहाँ पर एक माह पूर्व, तो आपका कितने माह पूर्व? 1 माह पूर्व इसका प्रयोग करना उचित रहता है।
आगे देखो ए व स दोनों ऑप्शन आ जाएंगे इसके अंदर। फिर देखो राजस्थान के लिए केचुए की उपयुक्त प्रजाति होती है। अब देखो आपको केचुए की प्रजातियां लिखवाई थी, अलग अलग प्रजातियां लिखाई थी, पूरे भारत में भी उपयोग होती है, राजस्थान में भी हालांकि जो पेरिनिप्सरा है इनका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन राजस्थान की जलवायु के सूटेबल के अकॉर्डिंग क्या है, आइसिनिया फोइटिडा जो केचुए की प्रजाति है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी? आइसिनिया फोइटिडा। फिर इसके बाद में देखो सबसे अधिक जैव पदार्थ उत्पन्न करने वाली फसल है। अब देखो यहाँ पर सबसे अधिक जैव पदार्थ उत्पन्न कौन सी फसल करती है? सस्पेनिया रोस्टेटा, क्रोटिलेरिया जुन्सिया, पार्थेनियम स्ट्रोफोरस और सभी। तो यहाँ पर पार्थेनियम स्ट्रोफोरस तो क्या है? गाजर घास है। क्या है? गाजर घास। और क्रोटिलेरिया जुन्सिया क्या है? सनई है। और सस्पेनिया रोस्टेटा क्या है? डेचा, डिंचिक डिंचिक करता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जैव पदार्थ उत्पन्न करने वाली फसल क्रोटिलेरिया जुन्सिया, ठीक है। इसके बाद में देखो एट्राजीन एक अनुशंसित शाकनाशी है। देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसको, ठीक है, आपका पेपर आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप एट्राजीन अनुशंसित शाकनाशी है, अनुशंसित एट्राजीन मतलब अनुशंसित का मतलब किस फसल में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो एट्राजीन का प्रयोग देखो धान में बताओ किसका रे? पेंडिमेथालिन का प्रयोग किया जाता है प्रमुखतः धान के अंदर। तो धान ऑप्शन आएगा इसका? नहीं आएगा। फिर इसके बाद में सूरजमुखी, पेंडिमेथालिन का नहीं करते? अच्छा, किसने कह दिया? किसने कह दिया? हाँ धान में पेंडिमेथालिन का करते हैं। हाँ प्रमुख है, हाँ सॉरी प्रमुख है ना, हाँ प्रोपेनिल का ही प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है, प्रोपेनिल का ही प्रयोग करते हैं। हाँ धान हो गया। इसके बाद में देखो सूरजमुखी कौन सी है? तेल वाली है कि नहीं है? तो तेल वाली है तो कौन सी शाकनाशी का प्रयोग करोगे बताओ? फ्लूक्लोरिलीन बेसालिन का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? बेसालिन का प्रयोग करोगे। अरे किसका प्रयोग करोगे? बेसालिन का। फिर इसके बाद में देखो आपका कौन सा आ जाता है? गोसिपियम स्पीसीज, कपास बोले तो कपास, और कपास में डाईयूरोन, ठीक है, डाईयूरान का प्रयोग किया जाता है प्रमुखतः। और इसके बाद में लास्ट बच गई कौन सी? सेकेरम ऑफिसिनेरम। तो सेकेरम ऑफिसिनेरम मतलब बोले तो गन्ना, ठीक है। तो गन्ने के अंदर कौन सी आपकी एट्राजीन और सीमाजीनी की जाती है? तो यहाँ पर एट्राजीन इसका आंसर आ जाएगा। हाँ गन्ने में भी करते हैं, हाँ मक्के में भी करते हैं, लेकिन आप जो अरे आप लोग ये चीज नहीं समझे, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसमें मक्का में सीमाजीन और इसमें है एट्राजीन, है ना, ऐसे है, ठीक है। आगे देखो, अब यदि मान लो ऑप्शन ही नहीं आए, ऑप्शन नहीं आए, फिर क्या करोगे? वहां लेके बैठ जाओगे, नहीं करके जाएंगे, कैंसिल कर दोगे क्वेश्चन को? अरे वाह, नहीं ऐसा नहीं करना है। यदि देखो आप लोगों को मैंने प्रमुखता लिखाई है, सब में लिखाई है प्रमुखता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना यदि हल्की फुल्की भी ऑप्शन में वेरिएशन आती है तो वहां पर आपको क्या करना है? फिर एट्राजीन नहीं आए और सीमाजीन आ जाए तो गन्ने में सीमाजीन करके आ जाना फिर। और यदि ऑप्शन नहीं आए उसमें मक्के में सीमाजीन का ऑप्शन नहीं आया, एट्राजीन है, तो फिर एट्राजीन करके आओगे। सुन लिया? फिर इसके बाद में देखो गाजर घास के लिए जैविक नियंत्रण किया जाता है। बताओ किससे किया जाता है? जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर इसके बाद में देखो सर्वाधिक नाइट्रोजन वाली फसल निम्न में से है, मतलब किसकी खली में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो यहाँ पर देखो कपास, महुआ, मूंगफली और धान, ठीक है। तो मूंगफली है, महुआ, काय की महुआ?
महुआ आएगा। देखो मूंगफली के अंदर सबसे ज्यादा नहीं पाई जाती है, मैं मानता हूं 7.29 पाई जाती है, लेकिन इससे पहले कुसुम की खली में होती है। किसकी खली में होती है? कुसुम की खली। यदि कुसुम की खली ऑप्शन में नहीं है तो वहां पर क्या करोगे रे? आप क्या करोगे? मूंगफली करोगे। मूंगफली में कितनी परसेंट पाई जाती है? 7.29% पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में निम्न में से खाद्य खली का उदाहरण नहीं है। खाद्य खली, अब खाद्य खली है, खाद्य खली क्या होती है? जो खाने योग्य होती है, जो जिसे पशु खाते हैं वो खाद्य खली, और जिसे पशु नहीं खाते वो है खाद्य खली। तो देखो इसमें से बताना आप लोग कि कौन सी खली है? सरसों। सरसों को पशु खाते हैं? हाँ बिल्कुल खाते हैं। मूंगफली को खाते हैं क्या? मूंगफली को खाते हैं, ठीक है। और सोयाबीन की खली को भी खाते हैं। तो बच गई कौन सी? अरंडी। और अरंडी की खली होती है ना, उसको कोई पशु नहीं खाता है। ठीक है, तो इसके बाद में देखो अगला, निम्न में से रबी का खरपतवार नहीं है। रबी का खरपतवार नहीं है मतलब किसका होना चाहिए? खरीफ का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? खरीफ का। अब सब कुछ भूल जाओ आप लोग और आपको ढूंढना है खरीफ का खरपतवार। इसमें देखो फेलरेस माइनर किसका है? गेहूं का है, तो रबी का है। मेलिलोटस इंडिका किसका है? हाँ रबी का है। इसके बाद में सिंचोरियम इंटाइबस, ये भी रबी का है। और यहाँ पर फाइलेंथस न्यूरुरी, ये क्या है? खरीफ का खरपतवार है। ठीक है, इसके बाद में देखो खरपतवार होते हैं, अरे सारे के सारे खरपतवार मैंने आपको अलग से लिखवा रखा है। सारे के सारे खरपतवार कैसे होते हैं? C4 होते हैं। फिर इसके बाद में देखो विश्व का पहला बायो हर्बिसाइड होता है, मतलब पहला बायो हर्बिसाइड खोजा गया था, वो कौन सा है? डिवाइन है। फिर इसके बाद में देखो जीरो टिलेज खरपतवार नाशी होती है। अब देखो जीरो टिलेज का मतलब होता है ऐसी खरपतवार नाशी रसायन जो बिना हमें खरपतवार मतलब यंत्रों के प्रयोग से, बिना किसी के प्रयोग से खरपतवार नाशी रसायनों का छिड़काव कर दो पूरे खेत में। बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि खरपतवार थे ही नहीं इसके अंदर, बिल्कुल पूरे खरपतवार क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ये सिलेक्टिव नहीं होते हैं। ये जो ग्लाइफोसेट है ना, ये सिलेक्टिव नहीं है। ये चौड़ी पत्ती वालों को भी नष्ट करता है और संकरी पत्ती वालों को भी नष्ट करता है। एक वर्षीय को भी नष्ट करता है और बहुवर्षीय को भी नष्ट करता है। तो इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, जो आएगा उसी को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। तो यहाँ पर ग्लाइफोसेट इसका आंसर होगा। फिर इसके बाद में देखो खरपतवार नाशियों की क्रियाशीलता निर्भर करती है। देखो खरपतवार नाशियों की क्रियाशीलता है ना, प्रमुखतः किसके ऊपर निर्भर करती है? ये चीज इसके अंदर ढूंढनी है हमें। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर क्या है? वैसे तो यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। देखो यहाँ पर मात्रा के आधार पर, हाँ ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, मात्रा के आधार पर इंपॉर्टेंट है। यदि मात्रा कम रह गई तो खरपतवारनाशी वर्क ही नहीं करेगी, और मात्रा ज्यादा रह गई तो खरपतवारनाशी ज्यादा वर्क कर देगी, मतलब आपकी फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, इसके बाद में नमी। देखो मैंने आपको बताया था कि खरपतवारनाशियों की मात्रा आप ज्यादा रखो, कम रखो, कुछ ही रखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? नमी के ऊपर पड़ता है। नमी नहीं है तो खरपतवारनाशी कितनी सांद्रता ज्यादा रख दो वर्क नहीं करेगी, और नमी है तो वर्क करेगी। फिर इसके बाद में खरपतवार पर, हाँ खरपतवार पर जैसे मान लो कोई सिलेक्टिव है, चौड़ी पत्ती को न मारने वाली है, हम संकरी पत्ती वालों के ऊपर कर रहे हैं, तो संकरी पत्ती वाले खरपतवार कभी भी उससे नष्ट नहीं होंगे। तो इसकी क्रियाशीलता देखो, यदि आप लोग देखो तो दोनों तरफ से आंसर हो सकते हैं, इसके दोनों तरफ से आंसर हो सकते हैं। देखो क्वेश्चन अब मानने के ऊपर है कि कौन कैसे मान रहा है, कौन कैसे मान रहा है। देखो इसके अंदर प्रमुखतः यदि आता क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन मतलब आता कि खरपतवारनाशियों की क्रियाशीलता प्रमुखतः निर्भर करती है, तो क्या आता है? इसका नमी आता। फिर क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तत्व है नमी है, नमी के बिना यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं होगा। आ गया समझ में? ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर मात्रा पर और खरपतवारनाशियों पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी होगा, आल आएगा इसका आंसर। हाँ, लीडर के नाम से जाना जाता है, लीडर के नाम से जाना जाता है मेड सल्फ्यूरान, सल्फोसल्फ्यूरान, 2,4-D और बेसालिन। अरे इसका व्यापारिक नाम लीडर किसका है? अरे 2,4-D का है ना लीडर, है ना? खड़ा हो तो खड़ा हो एक बार, लीडर है। हाँ बता किसका है लीडर? 2,4-D का ही है। फिर तू ही बोल रहा है, बता 2,4-D का वो क्या नाम है?
व्यापारिक नाम किसका? मेटसल्फ्यूरान का लीटर, सल्फोसल्फ्यूरान का। अरे तो कितनी देख, 2,4-D बता दिया, मेटसल्फ्यूरान बता दिया, सल्फोसल्फ्यूरान बता दिया, एक और बच गया, वो भी बता दे, बेसालीन। क्या वो ना अभी कराओ राहुल। अरे राहुल बताएगा, देखो। हाँ बता। अरे 2,4-D का व्यापारिक नाम बताना है, 2,4-D का। अरे हाँ, इसका बताओ, चलो मेटसल्फ्यूरान का बताओ। हाँ ट्यूशन नहीं करके आए। आगे राहुल, अभिषेक, सल्फोसल्फ्यूरान नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मेटसल्फ्यूरान का व्यापारिक नाम क्या है? देख लिया? वाह। हाँ क्या नाम है? बताओ इसका क्या नाम होगा लीटर का? सॉरी, मेटसल्फ्यूरान का व्यापारिक नाम क्या? एस्कॉन। एस्कॉट, एस्कॉट ही आएगा। हाँ बुआ जी, बहुत ज्यादा बोल रही थी, यहाँ बोल। बता मेटसल्फ्यूरान का काय का एस्कॉट, ऐसे एस्कॉट। हाँ एस्कॉट ही आएगा। तो क्या एस्कॉट एस्कॉट कर रहे हो बिना फालतू में? हाँ तो यहाँ पर क्या जाएगा इसका? बेसालीन किसका व्यापारिक नाम है? ये व्यापारिक नाम दिया गया किसका है? फ्लूक्लोरिलीन। भारत में सर्वप्रथम 2,4-D का प्रयोग किया गया 1942, 1941, 1950, 1952। तो है इसमें 27 में बै और 28 में से 1950 में। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? बताओ किस वर्ष की गई रे? 1988। 2,4-D की खोज पोरकोनी ने की थी। अरे 2,4-D की खोज किसने की थी? पोरकोनी ने की थी। हाँ 29वें में आएगा डे। हाँ और 2,4-D की खोज पोरकोनी ने। ठीक है, इसके बाद में देखो, फूल गोभी में होलो हार्ट रोग का कारण होता है। सबसे पहले जब पोषक तत्व पढ़ाए थे तभी बता दिए थे मैंने, इसकी कमी से ये रोग होता है, इसकी कमी से ये रोग होता है। ठीक है, तो बताया था नहीं बताया था? तो यहाँ पर फूल गोभी, नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की अधिकता, फास्फोरस की कमी, फास्फोरस की अधिकता। तो बताओ किसकी अधिकता? नाइट्रोजन की अधिकता के कारण क्या हो जाता है फूल गोभी में होलो। हाँ फूल गोभी नहीं पढ़ा है, पोषक तत्व पढ़ाए थे, उसमें लिखा दिया आपको। ठीक है, कौन सा पोषक तत्व वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है? अरे नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है। पौधे की वृद्धि में सहायक होता है कौन? नाइट्रोजन होता है। 17वां आवश्यक पोषक तत्व है 31 में बताए बै, 32वें में दै और 33 में देखो 17वां आवश्यक पोषक तत्व के बारे में बताया। किसने बताया था रे? ब्राउन ने बताया था। निकिल, हाँ मतलब 17वां आखिरी है ना, निकिल, निकल। हाँ ठीक है, तो ब्राउन। ठीक है, इसके बाद में बै आएगा इसका आंसर। और इसके बाद में देखो, अमोनियम सल्फेट किस फसल में प्रयोग किया जाता है? अब बातें नहीं, बंद कर दो। हाँ बताओ, अमोनियम सल्फेट बताया था आपको कि अमोनिकृत जो उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग कहां पर करते हैं? आर्द्र क्षेत्रों में, क्योंकि ये निस्सालित कम होते हैं, इसलिए धान में पानी भरा रहता है, और पानी भरा रहता है तो वहां पर अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते रहे? अमोनियम सल्फेट का। फिर इसके बाद में देखो, अमोनियम सल्फेट, धान आ जाएगा इसका, द आएगा इसका आंसर। हाँ द। आवश्यक पोषक तत्व Fe को रखा गया है, Fe को सूक्ष्म पोषक तत्वों में रखा गया है। देखो इसका ऑप्शन देखो, सुधारक पोषक तत्व है, प्राथमिक, द्वितीयक और मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व में रखा गया है? निम्न में से किस मृदा में क्रैकिंग पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? सभी में। आल ऑप्शन आएगा इसका आंसर। ठीक है, जैसे काली मृदा, काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है और भारी मृदा भी कहा जाता है।
ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें आपका क्या हो जाएगा, आल ऑप्शन होगा। और वैसे ठीक है, हाँ अब देखो राजस्थान में मृदा की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी है? रेगिस्तानी मिट्टी है सबसे ज्यादा। अरे कौन सी? काली मृदा तो देखने को ही नहीं मिलती है इधर। कोटा भीलवाड़ा, हाँ महत्वपूर्ण ही तो है। तो महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? रेगिस्तानी है। हाँ हाँ, तो महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है राजस्थान में सबसे? अरे देखो राजस्थान में मृदा की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? रेगिस्तानी मिट्टी है। हाँ महत्वपूर्ण ही है। हाँ आगे देखो, वैसे ब्लू दोमट मृदा होती है सबसे बढ़िया, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ यह एक मृदा अपरदन का एक सस्य जनित नहीं है, एक सस्य जनित नहीं है। बताओ सस्य जनित कौन सा है? सस्य जनित का मतलब होता है कि कृषि क्रियाओं के माध्यम से हम किसी चीज को रोके या करें, तो वो सस्य जनित होता है। देखो पलवार, ये कृषि क्रियाओं में आता है कि घास फूस होता है उसको एकत्रित करते हैं फिर उसको बिछाते हैं मृदा की सतह पर, तो पलवार या मल्च कहलाता है। समोच्च कृषि भी, ये भी सस्य क्रियाओं में आता है। भूपरिष्करण, ये भी सस्य क्रियाओं में आता है। आपका समोच्च मेड़बंदी, तो मेड़बंदी कोई जरूरी नहीं है कि आप मेड़बंदी करो ही, सस्य क्रियाओं में नहीं आता ये। ठीक है, लिखो इसके बाद में आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक जल और वायु अपरदन होता है। कहां पर होता है? टोंक में होता है सबसे ज्यादा, टोंक में होता है। अभी बताता हूं आपको। ठीक है, देखो कोटा में जल अपरदन सबसे ज्यादा होता है। जैसलमेर में वायु अपरदन होगा वहां पर। ठीक है, और झालावाड़ में क्या होगा? यहाँ पर मृदा अपरदन ही मान सकते हो, जल अपरदन ही मान सकते हो। वायु अपरदन तो होता नहीं है वहां पर क्योंकि काली मिट्टी है पहली बात तो। ठीक है, और इसके बाद में टोंक में जल और वायु दोनों के द्वारा सबसे ज्यादा अपरदन होता है। ठीक है, ये आपका पेपर है। आपका एक क्वेश्चन हो गया, 39 हो गया, 40वां। मोट की फसल में एनपीके का अनुपात क्या होगा? एनपीके का अनुपात क्या होगा बताओ? 1:3:5, 4:2:1, 1:2:1 और 6:4:2। तो बताओ 1:2:1, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा कम, पोटास की मात्रा ज्यादा और फास्फोरस की मात्रा क्या रखी जाती है? एनपीके, फास्फोरस की ज्यादा और पोटास की कम। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर